हाँ तो देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चंस और देखते हैं। तो आप ऐसे समझें कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये ऊपर है आपका वाई एक्सिस, ठीक। तो अगर ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये क्या होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। आपको बताया गया था कि इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं आई कैप, तो ये इसका उल्टा डायरेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे माइनस आई कैप। ये है आपका जे कैप, इसको कैप से प्रोनाउंस करते हैं तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे माइनस जे कैप, ठीक। ये आई कैप कौन है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये माइनस आई कैप कौन है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जे कैप कौन है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये माइनस जे कैप कौन है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो अब हमें एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए एक वेक्टर है इस तरफ, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, और लेट्स से मैं इसको नाम देता हूं, लेट्स से इसका नाम है ए वेक्टर, और मुझे इस ए वेक्टर को आई जे कैप की टर्म्स में लिख के दिखाना है, ठीक। कि जो ये वेक्टर है वो आई जे कैप वाले कौन से वेक्टर हैं जिनसे मिलकर बना है, ठीक। तो तरीका क्या है, तो तरीका है आप इसके टिप से परपेंडिकुलर डालिए, तो एक परपेंडिकुलर यहां जाकर गिरेगा और एक परपेंडिकुलर यहां जाकर गिरेगा। तो एक ये वाला जो वेक्टर होगा और एक ये वाला जो वेक्टर होगा, अगर इन दोनों का एडिशन किया जाएगा तो ड्यू टू पैरेललोग्राम लॉ जो डायगोनल से निकलता है वो उनका समेशन वेक्टर होता है, दैट डायगोनल वेक्टर। तो ये वाला इन वाले वेक्टर्स का समेशन किया जाएगा तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वेक्टर जो है वो इन दो वेक्टर से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल आपके लिए गिवन है, क्वेश्चन में एंगल दिया गया है दैट इज 37 डिग्री। तो आप जानते हैं मैंने बोला था कि जिधर से एंगल थीटा होता है उधर वाली वैल्यू जो होती है वेक्टर की वो होती है दैट a cos थीटा। तो इस वेक्टर का जो इधर वाला ये वाला वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये होगा 5 cos 37। क्यों, क्योंकि इधर से एंगल थीटा है और दूसरे साइड क्या होता था a sin थीटा। तो ये कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 sin 37, ठीक। तो अब इस अगर a वेक्टर को i j कैप में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये आएगा a वेक्टर इक्वल टू ये वाली डायरेक्शन कौन है माइनस जे कैप और ये वाली डायरेक्शन कौन है माइनस आई कैप। तो ये लिखा जाएगा लेट्स से 5 sin 37 का वैल्यू मुझे याद है 3/5 माइनस आई कैप प्लस ये वाला डायरेक्शन 5 cos 37 होता है 4/5 और ये वाला डायरेक्शन है माइनस जे कैप, ठीक। अब जो ये माइनस है ना, इस माइनस को यहाँ बीच में लिखने का ट्रेडिशन नहीं है, माइनस को ऐसे सब नंबर से आगे लिखते हैं। सिमिलरली इस माइनस को इन नंबर से आगे लिखते हैं, वो ट्रेडिशन नहीं है। ऐसा नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो ए वेक्टर को क्या लिख दिया जाएगा फर्दर, ये आएगा -3i कैप एंड -4j कैप। तो इस तरह से हम कंपोनेंट करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और समझाता हूं। आप सोचिए कि ये एक सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है और यहां पे एक m मास का ब्लॉक रखा है, m मास का, ठीक। और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में धरती जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम वेट कहते हैं वो कितना लगता है नीचे की तरफ mg। तो इस पे नीचे mg लग रहा है, ठीक। और ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो हमें क्या करना है, इस ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट बताने हैं। कौन से डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। कौन है इंक्लाइन, ये है इंक्लाइन सरफेस, ये है इंक्लाइन सरफेस। तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस हमें इस ग्रेविटेशन फोर्स के, जिसको हम वेट कहते हैं, इस वेट के कंपोनेंट बताने हैं। तो देखिए आपको मैं बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट करने हैं उधर वो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमारी दो परपेंडिकुलर लाइन है और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब कंपोनेंट किए गए थे तो एक आता था, एक अगर एक ही कंपोनेंट करते थे तो एक आता था a cos थीटा और एक आता था a sin थीटा। मतलब एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। अब mg cos थीटा किधर आएगा भाई, वहां पे मैग्नीट्यूड a होता था, यहाँ मैग्नीट्यूड mg है तो वहां a cos थीटा तो यहाँ mg cos थीटा।
अब थीटा कौन सा एंगल होगा तो देखिए पता करके बताते हैं आपको। देखो एक तरीका बताता हूं आपको एंगल ढूंढने का। आप ऐसे सोचो कि अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होता है, अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इनका जो परपेंडिकुलर होगा, इन लाइन का परपेंडिकुलर बनाइए, इन लाइन का परपेंडिकुलर बनाइए। ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है, एक इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बनाइए, इन लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो अगर इन दो लाइन में एंगल थीटा है तो इनके जो परपेंडिकुलर होंगे उनमें भी जो एंगल होगा वो कितना आएगा, थीटा आएगा। ये याद रखना कि दो लाइन में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। तो देखिए ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन कैसी है, वर्टिकल। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। ये कौन है आपका, इंक्लाइन, और ये कौन है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या आएगा, थीटा। ठीक, तो अब हमें mg का कंपोनेंट करना है। तो mg कंपोनेंट एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक mg कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा mg cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg sin थीटा। क्योंकि हमें इतना याद है, एक a cos थीटा होता था, एक a sin थीटा होता था। a cos थीटा किधर होता था, तो जिधर से एंगल होता है उधर क्या होता है, a cos थीटा। तो ये मेरा mg है, इसके मुझे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने थे, मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ढूंढने थे। तो जिधर एंगल होता है उधर a cos थीटा और दूसरा वाला कौन बच गया, a sin थीटा। ठीक, तो ये तो था देखिए टू डायमेंशनल में किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट, किसमें, टू डायमेंशनल प्लेन में। ठीक, तो अब थ्री डायमेंशन में भी हम वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये एक एक्स वाई जेड एक्सेस है, तीन। आप ऐसे समझें, ये मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सेस है, तीन। देखिए, इसको आप एक्स समझ लीजिए, रेड को आप वाई समझ लीजिए, और ये एक्स को, जेड को क्या समझ लीजिए, ये रेड वाला, ब्लैक वाला। ठीक, अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स है तो इधर कौन होगा, नेगेटिव एक्स। अब मेरे पास मार्कर इतना बड़ा नहीं है, मैं कहां से बनाऊं इसे। आप ऐसे इमेजिन करें, दिस इज पॉजिटिव एक्स, इसके पीछे भी है, वो कौन है, नेगेटिव एक्स। दिस इज पॉजिटिव वाई, रेड वाला, इसके पीछे इधर, इधर ऐसे, ये देखो, ये कौन होगा आपका, ये पॉजिटिव वाई है तो ये कौन होगा आपका, नेगेटिव वाई। ठीक, और ये ऊपर आपका पॉजिटिव जेड, तो नीचे डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव जेड। तो इसको बोलते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस। ठीक, ये हुआ आपका एक्स वाई जेड एक्सेस। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से है 3D में, इसको बोलते हैं इन वेक्टर इन 3D। ये वेक्टर हमारा टू डायमेंशनल में था, टू डायमेंशनल प्लेन में ही सारे वेक्टर से काम हो गए थे। अब देखो ये 2D में नहीं है, ये किस में है, 3D में। अब बोलेंगे कैसे 2D में नहीं है, तो देखिए 2D का मतलब होता है एक प्लेन में चीजों का होना। अगर चीज एक प्लेन में होती है तो बोलते हैं ये टू डायमेंशनल चीजें हैं। तो ये देखिए, ये वाला वेक्टर और ये तीनों एक्सिस एक प्लेन में है। हाँ, अगर सोचो ये जेड नहीं होता, ये जेड नहीं होता और वेक्टर ऐसे होता तो ये एक प्लेन में है। कैसे, आप ऐसे एक प्लेन इमेजिन करो, उस प्लेन में देखो एक्स भी उसी में, वाई भी उसी में, वेक्टर भी उसी में। लेकिन अभी हमारा कौन है, 3D, और ये मेरा वेक्टर है। तो मैं ये कहता हूं कि जो ये आपका वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है कि नहीं बताता। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कुछ एंगल बनाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाता है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाता है। ठीक, तो ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, लेट्स से उस एंगल को मान लेता हूं अल्फा। पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको मान लेता हूं बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो एंगल बना लेता है उसको मैं मान लेता हूं गामा। ठीक, और इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट करूंगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये कौन हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये कौन है, इनके बारे में क्या बोलेंगे, तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब है कि आप इन तीन में से कोई भी दो ले लो, उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तीन में से कोई भी दो, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये मेरा जो वेक्टर है, इस वेक्टर के मेरे 3 कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन। वहां पे 2 ही कंपोनेंट आते थे क्योंकि 2 डायमेंशनल था। यहाँ 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पे इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, 3 कंपोनेंट आएंगे। ठीक,
तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूं कि कंपोनेंट कैसे करेंगे। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन। ठीक, तो मैं ड्राइंग करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ये आप समझिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, और एक हमारा वेक्टर है, वेक्टर में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ये वो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर। इस ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट आएंगे, तो एक्स में कैसे कंपोनेंट निकालेंगे? तो आप क्या करिए, एक्स में परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आप क्या करिए, जैसे ये आपका वेक्टर है, ठीक, ये आपका वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो टिप है, उस टिप से आप एक्स पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इस वेक्टर का जो टिप है, इससे वाई पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इस वेक्टर का जो टिप है, उससे जेड पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक, तो जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि x पे परपेंडिकुलर यहां जाकर के था, मैं मान लेता हूं y पे परपेंडिकुलर यहां जाकर के था, और मैं मान लेता हूं आपने z पे परपेंडिकुलर डाला और z पे परपेंडिकुलर यहां जाकर के था। 3 जगह परपेंडिकुलर डाला आपने, तो ये जो एंगल है आपका वो है 90 डिग्री। ये जो एंगल है इधर आपका, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, और इधर जो ये एंगल है, ये एंगल भी कितना है आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब मैं कह रहा हूं आप 3 वेक्टर इमेजिन करो। कौन कौन से 3 वेक्टर? देखिए आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। आप ये 3 वेक्टर इमेजिन करो, एक ये वाला वेक्टर, ठीक, एक इधर वाला वेक्टर लीजिए, और एक ये वाला वेक्टर। ये 3 वेक्टर दिख रहे हैं आपको? ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए रेड कलर से, इनको बोला जाता है कंपोनेंट वेक्टर्स। तो ये वाला कंपोनेंट वेक्टर किधर हुआ? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाला कंपोनेंट वेक्टर किधर हुआ? वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये वाला कंपोनेंट वेक्टर किधर हुआ? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका नाम दे देते हैं ax, इसका वैल्यू ax, इसका वैल्यू ay, और इसका वैल्यू az। तो जो a वेक्टर है उसको क्या लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक, अब आप बोलेंगे सर आपको क्या पता इन तीनों से मिलकर ये a बनेगा? तो मैं समझाऊंगा आपको, अभी भरोसा रखें मेरे पे कि इन तीनों से मिलकर ये a बनेगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा, अभी के लिए माने। अब मैंने बोला था कि मान लो ये वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, और z एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। ठीक, तो आपको बोला था मैंने कि जिस साइड से एंगल थीटा होता है उधर वाला कंपोनेंट क्या आता है? a cos थीटा। तो x से एंगल अल्फा है, तो x वाला कितना आएगा? तो ax कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा a cos अल्फा। सिमिलरली मैं y के लिए बात करूं, ay कितना हो जाएगा? तो y से एंगल क्या है? बीटा, तो उधर क्या हो जाएगा? a cos बीटा। और z से एंगल गामा है, तो az क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a cos गामा। ठीक, तो अगर आप इस a वेक्टर को लिखना चाहें, तो a वेक्टर क्या है आपका? a वेक्टर है आपका a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। ठीक, अब आप ऐसे देखिए, ये a वेक्टर क्या लिखा हो? a भाग कॉमन ले दीजिए, ये क्या आया? ये आया cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं आप ऐसा करिए, आप ax का स्क्वायर करिए, ay का स्क्वायर करिए, और az का स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करके ऐड अप करिए, और आपको देखिए क्या मिलता है। ठीक, तो मैं आपको यहां बताता हूं क्या मिलेगा आपको। देखिए, तो अगर आप ax का स्क्वायर करेंगे, ay का स्क्वायर करेंगे, और az का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके रूट लीजिए, ये देखिए किसके बराबर आता है? तो ये बराबर आएगा a के, मतलब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ठीक, तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। और अब ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा कैसे? तो देखिए थोड़ा समझाते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जो ये आपका वेक्टर है, इस वेक्टर को आप क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए। तो a वेक्टर इक्वल टू a कैप, और आप इन दोनों का कंपेयर करिए। मतलब जो वेक्टर के अलावा हमारा यूनिट वेक्टर होता था, वो यूनिट वेक्टर यहां से क्या आया? यूनिट वेक्टर जो आया हमारे यहां से a कैप, वो आया cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप
प्लस कॉस गामा के कैप। अब देखिए जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है इनका अपना नाम होता है। इनका क्या नाम होता है तो मैं यहां पे नाम लिख के दिखाता हूं। अल्फा बीटा सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इनका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पता है तो उसकी हेल्प से आप क्या बता सकते हैं, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता सकते हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने की। अब देखिए अब मुझे आपको ये समझाना है पहली बात तो कि ये जो समेशन आएगा ये ए के बराबर आएगा, और दूसरी बात कि ये जो इन तीनों वेक्टर का जो सम आएगा, मतलब ये वेक्टर हुआ मेरा आई कैप वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला, ये है मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है, ये जेड एक्सिस के अलोंग वाला वेक्टर। तो मुझे आपको ये समझाना है कि इस वेक्टर इस वेक्टर इस वेक्टर का जो समेशन आएगा वही मेरा ए वेक्टर आएगा, और ये जो स्क्वायर आएगा यही मेरा मैग्नीट्यूड आएगा। तो देखिए आपको मैं समझाता हूं, ठीक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं फिर लिख देंगे। अब देखिए तो आप ऐसा करिए, आप देखिए डायग्राम बहुत साफ होना चाहिए, तो कॉपी में जब भी डायग्राम बनाए एकदम साफ बनाए। आप एक क्यूब बनाइए सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले क्यूब बनाया जाए। ठीक, और क्यूब कंप्लीट किया जाए तो पहले क्यूब बना लेते हैं फिर मैं समझाऊंगा। तो देखिए 3 डायमेंशन आप पहली बार इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन आप स्टेप्स फॉलो करिए आपको समझ आता है, ठीक है ना। पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार देखने में चीज अजीब लगती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कह रहा हूं बेटा कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मानिए ओरिजिन और इसको मानिए आप एक्स एक्सिस, ठीक। इधर आप मानिए वाई एक्सिस, इधर मानिए आप जेड एक्सिस। तो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का काम हो गया कि कौन कौन ये हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक। अब आप एक वेक्टर मानिए, कौन सा वेक्टर मानिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप एक वेक्टर ओरिजिन से और इस पॉइंट को ज्वाइन करिए। मान लीजिए ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक। अब देखिए अब आप जब कंपोनेंट निकालते थे तो कंपोनेंट क्या निकालने के लिए क्या करते थे, उस वेक्टर की जो टिप होती थी, वेक्टर का जो हेड होता था, वहां से आप परपेंडिकुलर डालते थे। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालिए। कहां परपेंडिकुलर डालिए, एक परपेंडिकुलर डालिए एक्स पे, एक डालिए वाई पे और एक डालिए जेड पे, ठीक। अगर देखो आपको यहाँ पे इमेजिन नहीं हो रहा हो तो आप घर पे क्या करें, एक ऐसे क्यूब बना लें। क्यूब बनाने के लिए आप क्या करें, ऐसे स्टिक लें, स्टिक मतलब ऐसे लकड़ी लें, पतली पतली स्टिक लें और उनको ऐसे फेविकॉल से या फिर टेप से ज्वाइन कर लें, ठीक। ज्वाइन करने के बाद एक स्टिक ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक। फिर ये इमेजिन करके देखें, और मैं तो बोलूंगा एक बार घर पे काम करके जरूर देख लें, क्योंकि इससे हमारा काम बार बार हमेशा पड़ेगा। तो एक बार आपके दिमाग में क्लियर इमेज अगर इस चीज का बन जाएगा तो फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो क्या करना है, आपको 6 स्टिक लेनी है, इक्वल लेंथ की लेनी है, और आपको ऐसे उनको ज्वाइन कर लेना है फेविकॉल से या उसका टेप से, किसी से भी, सेलो टेप आता है, किसी से आप उनको ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन एक ज्वाइन करने का तरीका बताऊं, जब जिससे जो आटा होता है, जब चपाती बनती है तो आटे की गोली ले लीजिए, ऐसे गोली, और उसके अंदर स्टिक लगा के रख दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए, तो जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको ऐसे दिखना चाहिए कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो यहां आकर गिरेगा, इस वाले पॉइंट पे। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां से आप एक्स पे सॉरी जेड पे परपेंडिकुलर डालिए, तो जेड वाला जो आपका परपेंडिकुलर है वो यहां आकर गिरेगा, मतलब इसके बीच में और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये बात। सिमिलरली आप x पे परपेंडिकुलर डालिए, तो यहां से जब x पे परपेंडिकुलर डालेगा तो वो कैसे जाएगा, देखिए वो ऐसे आएगा,
ऐसे आएगा, मतलब इसमें और एक्स एक्सिस में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक, अब यहां से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, तो ये हुआ आपका वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा यहां से यहां तक, ये वाला वेक्टर, इसको बोला जाएगा इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर बनेगा यहां से यहां तक, इसको बोला जाएगा इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेक्टर, ये जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेक्टर, क्योंकि ये जेड है ना, और इसको बोला जाएगा वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेक्टर। ठीक, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि जो इनका रिजल्टेंट, इन तीनों का जो समेशन आएगा, तो इसको अगर हम ax नाम दे देंगे तो ये वेक्टर क्या, ax अगर इसकी वैल्यू हुई तो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ax i कैप। अगर इसकी वैल्यू az हुई तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा az k कैप, और इसकी वैल्यू अगर ay हुई तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा ay j कैप। z डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर बोलते हैं k कैप, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉजिटिव x के लिए क्या बोलते हैं i कैप, पॉजिटिव y के लिए j कैप, और पॉजिटिव z के लिए k कैप। तो नेगेटिव x के लिए माइनस i कैप, नेगेटिव y का यूनिट वेक्टर माइनस j कैप, और नेगेटिव z का यूनिट वेक्टर कौन हुआ आपका माइनस k कैप। ठीक, k कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस i कैप, और j कैप माइनस j कैप। ठीक, आप देखिए, आप बड़े ध्यान से सुनना ज्योमेट्री को। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए कि जो आपका ax और आपका जो az है, तो ये है ax और ये है az। आप सोचिए इन दोनों को आपने ऐड किया, सिर्फ दो लोगों को, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका जो वेक्टर आएगा वो कौन सा वेक्टर आएगा, तो मैं देखिए ड्रॉ करता हूं, रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। किसका समेशन बता रहा हूं मैं, axi कैप और az k कैप। तो इन दोनों का समेशन आएगा, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ समेशन क्या आएगा अलोंग द डायगोनल। तो नीचे आपको ये बेस दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये कौन है, ये कौन है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये दो कौन हुए हमारे वेक्टर, तो इसका डायगोनल कौन बनेगा, ये बनेगा। मतलब ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कौन होगा, ये वेक्टर होगा ax i कैप प्लस az k कैप। ठीक, तो अब ये हमारा a वेक्टर तो नहीं है, हमारा a वेक्टर तो ये है। अब मैं कह रहा हूं, अब आप दो वेक्टर इमेजिन करिए, कौन कौन सा, एक ये वाला वेक्टर इमेजिन करिए और एक ये वाला वेक्टर इमेजिन करिए, और आप इन दोनों को ज्वाइन करिए। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइन करिए, इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो देखिए आपको दो वेक्टर का समेशन, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम आपको दिखना चाहिए, तो मैं आपको पैरेललोग्राम विजुलाइज कराता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली डॉटेड लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये देखो एक आपको पैरेललोग्राम दिखेगा। ठीक, और जो समेशन आएगा वो कौन आएगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो जो आपका ए वेक्टर है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। कौन से वाले पैरेललोग्राम का, मैं फिर दिखाता हूं, मार्कर फॉलो करिए। ये और फिर ये पैरेललोग्राम है, तो एक वेक्टर ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, इनका समेशन कौन वेक्टर आएगा, दैट डायगोनल वेक्टर। तो आपको ये समझ अब आना चाहिए कि इसका जब इसको, ये जो वेक्टर है, ये इन तीनों का जो समेशन वेक्टर है वो कौन है, वो यही ए वेक्टर है। ठीक, अब मैं आपको मैग्नीट्यूड वाली बात समझा देता हूं। तो मैग्नीट्यूड वाली बात को आप ऐसे समझ लें, देखिए ये जो दो वेक्टर हुए, इन दो वेक्टर का समेशन वेक्टर ये आया था, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। देखिए टू डायमेंशन प्लेन में हमने देखा था ना कि अगर हमारा वेक्टर का एक कंपोनेंट ax है और एक कंपोनेंट ay है, तो हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को ऐड करके ये ग्रीन वाला a वेक्टर बना था, तो इन दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा ये वेक्टर आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो जैसे यहां पे लिखा है ना, दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर का समेशन का रूट, तो इस ए वेक्टर के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो ये लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फिर कौन है ये इधर ए वाई, उसका ए वाई का स्क्वायर। ये काम यहां किया था, वही काम यहां किया, तो देखो क्या आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब आपको याद रहे
कि अगर किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट है ax ay az तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर का समेशन का रूट। ये कौन आएगा आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा उसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अब देखिए अब आपको ये प्रूफ हो गया कि ax स्क्वायर ay स्क्वायर az स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। सॉरी मैग्नीट्यूड क्या आएगा किसके बराबर आएगा a वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो कि ये cos अल्फा i कैप cos बीटा j कैप cos गामा k कैप cos अल्फा एक वैल्यू होगी cos बीटा एक वैल्यू होगी और cos गामा एक वैल्यू होगी और ये तीन वेक्टर हो गए cos अल्फा i कैप cos बीटा j कैप cos गामा k कैप और इन तीनों वेक्टर का समेशन क्या देगा a कैप। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 क्योंकि ये कौन है यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर के अगर तीन कंपोनेंट होते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है x y z के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 1। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होता है 1, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए आप टू डायमेंशनल वाली सिचुएशन से कंफ्यूज ना होइएगा। ये अल्फा बीटा गामा x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से एंगल है। ये वेक्टर एक प्लेन में नहीं है तो एक प्लेन की तरह मत सोचिए, जो पिछले बार हमने टू डायमेंशन में देखा था उसकी तरह मत सोचिए। ठीक है, हाँ, तो अगर cos ये आपको याद रहना चाहिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है 1। ठीक, अब देखिए मैं आपको इस बात पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए एक a वेक्टर है, लेट्स से दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको ये बताना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा नंबर 1। दूसरी बात इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा a कैप, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। ठीक, और हमें बताना है कि cos अल्फा मतलब x एक्सिस वाला डायरेक्शन कोसाइन, y एक्सिस वाला डायरेक्शन कोसाइन और z एक्सिस वाला डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। ठीक, अब सॉल्यूशन सुनिए। तो पहले आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर लिखने का क्या तरीका है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिए। तो पहले मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ x। ax कितना है 1, ay कितना है आपका 2, az कितना है आपका 3। तो कितना है देखिए 9 और 4 कितना हुआ 9 और 4 13, 13 और कितना आया 14। तो a का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया √14। अब मैं लिखना चाहता हूं कि मेरा यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो देखिए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दो तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा आपका, ये आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √14। ठीक, तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख दीजिए। तो ये आया 1 अपॉन √14 i कैप प्लस 2 अपॉन √14 j कैप प्लस 3 अपॉन √14 k कैप। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका यूनिट वेक्टर है, आप जानते हैं जब 3 डायरेक्शन में हमारा 3 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर होता है तो उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं 3 डायमेंशन में, वो होता है cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप। तो मैं आपसे पूछूं cos अल्फा किसके बराबर होगा, तो cos अल्फा बराबर होगा 1 अपॉन √14। मैं आपसे पूछूं cos बीटा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 2 अपॉन √14। आपसे पूछा जाए cos गामा किसके बराबर होगा, वो होगा 3 अपॉन √14। ठीक, और ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा, cos अल्फा की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। आप ऐसे सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो यहाँ माइनस लगा होता, ये माइनस लगा होता तो देखिए वेक्टर का यहाँ -2 का स्क्वायर होता, तो -2 का स्क्वायर होता तो मैग्नीट्यूड इतना ही आता। यहाँ माइनस लगा होता, ये √14 का डिवाइड लगता, यहाँ माइनस होता। तो आपके जो cos बीटा, जब मैं इससे कंपेयर करता तो यहाँ j का कोएफिशिएंट कौन है cos बीटा, और यहाँ j का कोएफिशिएंट कौन होता -2 अपॉन √14। तो cos बीटा की वैल्यू क्या आती -2 अपॉन √14। ठीक, तो ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा कि जो cos बीटा cos अल्फा cos गामा है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है कि हमारा जो वेक्टर है वो तीनों डायरेक्शन से, तीनों एक्सिस से एकदम इक्वली स्पेस्ड है, मतलब एकदम सिमेट्रिक है। तो मान लीजिए ये हमारी x y z एक्सिस हो गई और ये मेरा वेक्टर है और ये तीनों डायरेक्शन से इक्वली स्पेस्ड है, मतलब जो एंगल है इसका तीनों डायरेक्शन से वो बराबर है। तीनों डायरेक्शन से एंगल बराबर मतलब x से भी, y से भी और z से भी। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा कैसा है, बराबर। तो इस वेक्टर के लिए फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या होगा, देखिए बताता हूं।
आप सोचो अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो cos अल्फा कितना आया प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो वो कभी आपसे ऐसे कहते हैं कि एक वेक्टर है वो तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बनाता है, तीनों एक्सिस से। इसका मतलब क्या हुआ cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 के बराबर। ठीक, चलिए